हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। जिस तरह से हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था उसके लिए हमने ये देखा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में एनर्जी जो लेवल है वो इक्वी स्पेस्ड है या नहीं है। उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रा लाइन डिस्कस की थी। इसी तरह से आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात की थी तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमने ये कंसीडर किया था कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल एक डंबल की तरह काम कर रहा है और वो एक रिजिड रोटर है और वो दो डंबल्स की जो शेप है यानी कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो फिक्स है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स है और वो फिक्स है तो वो एक रिजिड रोटेटर की तरह काम कर रहा है। पर जब मैं बात करता हूँ गैस और लिक्विड के लिए, जब मैं गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए बात करता हूँ तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स नहीं रहेगी। वो बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होती है और अगर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो पहले रिजिड रोटर की तरह काम कर रहा था अब वो वाइब्रेशनल मोशन भी शो करेगा। ठीक है, अब जब वो वाइब्रेशनल मोशन भी शो करेगा तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है इसको हम कंसीडर करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तो ये एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कंसीडर करेंगे और इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है जो कि खिंच रही है या कम हो रही है जो भी हो रहा है उसको हम एक इलास्टिक स्प्रिंग की तरह मान लेंगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के होगा। तो ये आपको इसमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो मैं सीधा लिख देता हूं, इन द केस ऑफ liquid and gas molecules, liquid and gas molecules, liquid and gas molecules, bond length of diatomic molecule is not fixed, it varies according to the condition, it is not fixed, है ना। और ये फिक्स नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये क्या शो करेगा, वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा। it changes so the diatomic molecule shows the vibrational motion, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या शो करेगा, वो वाइब्रेशनल मोशन को शो करेगा। ठीक है, और हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो लेंथ है वो एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। एंड वी विल कंसीडर diatomic molecule we will consider diatomic molecule as a simple harmonic oscillator, and bond length as a spring, of spring constant k, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। तो ये ऐसा हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमने ऐसे कंसीडर किया था जिसमें दो मास हमने लिए थे, एक लिया था m1 और एक लिया था m2 और इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो पहले केस में फिक्स थी। ये पहले क्या थी, फिक्स थी। जब मैं बात कर रहा था किसकी, जब मैं बात कर रहा था रिजिड रोटेटर की, जब मैंने बात की थी रिजिड रोटेटर की तो ये फिक्स था। पर जब हम वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो बीच की बॉन्ड लेंथ है ये स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन में ये जो लेंथ है इसके बीच की ये r0 है।
अब इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये वाली जो लाइन दिख रही है सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन जो रेड वाली लाइन दिख रही है सेंटर ऑफ मास की लाइन है, और ये पूरी जब इसको एक्सटेंड किया तो ये खिंचकर डिस्टेंस हो गई कितनी r। तो जो मीन डिस्टेंस बनेगी यानी कि जो खिंचाव आया वो कितना आया r माइनस आर नॉट, तो r माइनस आर नॉट जो है उसको हम बोलेंगे मीन डिस्टेंस। जिस तरह से हमने रिजिड रोटेटर के केस में काम किया था, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए r1 r2 में रिलेशन बनाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर r1 r2 में हम रिलेशन बना लेंगे। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास cm, हम इसको क्या लिख लेंगे, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi ri इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा माइनस m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा होगा, ये पहले वाले लेक्चर में भी किया है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा समझ में आया है तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से R2 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से R2 को आप लिख सकते हो m1 r1 अपॉन m2 ऐसा लिख सकते हो, या R1 को आप लिख सकते हो m2 r2 अपॉन m1, वो आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहते हो। दूसरा एक चीज़ हमें ये भी पता लग रही है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R है ना, एंड एक चीज़ हमें ये पता लग रही है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R है। तो या तो R2 की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2, तो या तो R1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो या R2 की, दोनों में से जो चाहो वो सब्सटीट्यूट कर दो आप। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, R1 इक्वल्स टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये ठीक वही वैल्यू आई है जो हमने रिजिड रोटर के अंदर निकाला था, तो कुछ नया तो पड़ा नहीं है, वही सेम कहानी आई है जो पहले आई थी। इसी तरह से R2 की वैल्यू भी वही आ जाएगी जो पहले आई थी। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो एग्जैक्टली सेम आंसर आए जो हमारे पास किस में आए थे, रिजिड रोटेटर के केस में आए थे। अब जब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन, मैंने आपको क्या बोला, r माइनस आर नॉट इक्वल्स टू x, वो उसकी मीन पोजीशन है। तो जो बॉन्ड है उसको हमने एक इलास्टिक स्प्रिंग की तरह कंसिडर किया हुआ है, तो अगर ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होगा, है ना। तो द मीन पोजीशन, मैं यहां लिख देता हूं, द मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग और बॉन्ड, यहां लिख देता हूं मैं बॉन्ड, इलास्टिक बॉन्ड, तो वो कितना होगा, वो होगा r माइनस आर नॉट इक्वल्स टू x। और सिंस इट इज वर्किंग एज अ इलास्टिक स्प्रिंग, तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होगा। सिंस दिस बॉन्ड is working as a elastic spring, so there must be a restoring force, तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, उस रीस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख देता हूँ F से, तो F किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। एक्स हमने किसके बराबर लिखा है, R माइनस आर नॉट, तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस के R माइनस आर नॉट। यहाँ जो ये K है ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये जो K है, इस K की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब F जो लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, md2, ma के फॉर्म में लिख सकते हैं, और A को हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए ले लेता हूँ, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए अगर ले लूँ तो m1 d2r1 अपॉन dt2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के r माइनस आर नॉट, r1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, r1 की वैल्यू डाल दोगे तो d2 अपॉन dt2, r1 की वैल्यू डाल दो, r1 की वैल्यू क्या थी, वो थी r m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इक्वल्स टू माइनस के r माइनस आर नॉट। इसको रीएडजस्ट करके हम लिखें तो ऐसा लिखा जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा d2r अपॉन dt2 इक्वल्स टू माइनस के r माइनस आर नॉट। ये वैल्यू जो है ये रिड्यूस मास की वैल्यू बन गई। रिड्यूस मास जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो कितना होता है, म्यू होता है, तो ये क्या बन गया, ये बन चुका है रिड्यूस मास।
है ना। अब यार ये एक्सपेक्ट तो मैं करता हूँ कि वो पहले वाली चीज़ें तुम्हें पता है, अगर पहले वाली चीज़ें नहीं पता है तो फिर तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप ऐसा लिखो, ये हो जाएगा म्यू और ये हो गया d2r अपॉन d2r अपॉन dt2 और ये बन गया माइनस के आर माइनस आर नॉट। अच्छा अब एक चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ कि आर नॉट जो है वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट का मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ d2 अपॉन dt2 और r माइनस आर नॉट इजक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर नॉट। भाई जब यहाँ पर जीरो आर माइनस जीरो करूँ और जीरो को मैं क्या लिख दूँ, d2r अपॉन dt2 लिख दूँ तो वो जीरो ही आना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको। तो मैनिपुलेट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये क्या बनेगा, ये r माइनस आर नॉट जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है r माइनस आर नॉट की, ये वैल्यू, ये इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देंगे x। सिमिलरली ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, x। तो ये हो जाएगा म्यू d2x अपॉन dt2 इजक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, इजक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। और यहाँ से इसको हम जब रीएडजस्ट करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा d2x अपॉन dt2 प्लस के अपॉन म्यू इंटू एक्स इजक्वल्स टू जीरो। और ये के अपॉन म्यू जो है ये किसका काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये बन गई इक्वेशन ऑफ SHM। ये किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ SHM। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये SHM की इक्वेशन होती है। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर जो आया है ये क्या आया है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी आया है ना। एक मिनट रुको, ये बंद कर देता हूँ। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर जो आया है ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। और अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ी है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन म्यू। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, क्या हो गई, अंडर रूट के अपॉन म्यू। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से आ जाएगा 2π न्यू, फ्रिक्वेंसी को हम न्यू लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा के अपॉन म्यू और न्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1/2π अंडर रूट के अपॉन न्यू। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा और काफ़ी बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसको एक तरह से और चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। सिंस न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, जहाँ सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा होता है वेवलेंथ। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2πc अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 1 अंडर रूट के अपॉन म्यू। तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू ये बनेगा 1/2πc और अंडर रूट के अपॉन न्यू। ये बहुत काम आएगा हमारे, ये फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम आएगा। और इसको हम एक और नाम देंगे ओमेगा ई, या फिर हम इसको लिखेंगे न्यू बार यानी कि वेव नंबर। तो ये लिखा जाएगा 1/2πc और अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये किसके फॉर्म में आया है, ये आया है रिड्यूस मास के फॉर्म में, और इसको हम नाम देंगे वेव नंबर। क्या नाम देंगे, वेव नंबर। ये बहुत काम आएगा हमारे, याद रखना। ये आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जब हम इसका करेंगे तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन। तो रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा H, और H इक्वल्स टू बनेगा T प्लस वी। T बोले तो काइनेटिक एनर्जी, V बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। तो H इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, P²/2m। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, और V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हालांकि आगे चल के M को मैं म्यू से रिप्लेस कर दूंगा। म्यू से क्यों रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके, रिड्यूस मास की। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर आने वाली है। हालांकि मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे आ रही है, पर ये ध्यान रखना है, ये अंडरस्टूड है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब शुरू में लिख दिया था, पहले ही हम लिख के आ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है वो कौन से आने वाली है, हाफ के एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू आएगी। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसको हमने कंसिडर किया है एक इलास्टिक स्प्रिंग, उसके बॉन्ड लेंथ को।
तो वहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस एफ इक्वल्स टू है माइनस के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या एफ जो होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वगैरह सब कंसीडर करके फिर मैंने वैल्यू निकाली है। आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, किसी किसी का दिमाग चलेगा, वो कहेगा कि साहब जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो भाई x बराबर जब जीरो रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो भी जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, इतना करने की जरूरत है नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो हैमिल्टोनियन बन जाएगा वो हैमिल्टोनियन कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हालांकि जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं तो वो हम एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यूज किया हुआ है। तो जो मास वाला टर्म होता है उसमें वो मास वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा किससे, म्यू से। तो यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे तो हम लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर इस m को मैं रिप्लेस करूंगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। एक्स डायरेक्शन अगर हम पकड़ के चल रहे हैं तो यहाँ लिख दूंगा मैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस वी एक्स और साई एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ई साई एक्स। अब जैसा कि मैंने कहा हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस m को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, म्यू के साथ। तो म्यू के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ये x में लेना है, ये हो जाएगा वी एक्स साई एक्स, और ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया ई साई एक्स। अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है मतलब रीएडजस्ट करना है। तो रीएडजस्ट करके लिखोगे तो ये बनेगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस, ये हो जाएगा 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहां से बनेगा ये ई साई एक्स माइनस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये बनेगा वी एक्स और साई एक्स, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे, कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस, यहाँ पर बनेगा 2 म्यू ओवर एच बार स्क्वायर, या एच कट भी बोलते हैं ना, और ये हो जाएगा कितना, ई माइनस वी की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, वी की वैल्यू लिख देंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये साई एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ किया। इस श्रोडिंगर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे जिस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हैं, जब हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग अब उसमें दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें कि ये सॉल्व कैसे होगा, कैसे आया, क्यों आया। इतना दिमाग लगाओगे तो फिर खेल हो जाएगा तुम्हारा। ये मैं बता रहा हूं कहां से आ रहा है। ये सॉल्यूशन ठीक वैसे बनेगा जैसे आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन बनाते हो। अब उसका जो सॉल्यूशन बनाते हो उसमें 2-3 पन्ने भरते हैं, उसमें पॉलिनोमियल्स कंसीडर करते हो, उसमें रेडियल फंक्शन निकालते हो, दुनिया जान के उसमें काम होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो उस चीज को रेफरेंस लेकर आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, जिस तरह से वहां पर रिजल्ट आता है, वहां पर क्या रिजल्ट आता है, वहां पर आता है n+1/2 एच कट ओमेगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये n ना लिखकर यहां पर लिखोगे आप न्यू, यहां क्वांटम वेव नंबर, ठीक है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर नाम देंगे, और ये एच कट ओमेगा हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां जो ये न्यू है इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, काम सारे वही होंगे जो वहां पर जब हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व किया था, वो n वैल्यू की वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है। वो n की वैल्यू भी आई थी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से इस न्यू की वैल्यू भी आ रही है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पर यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ओमेगा की जो वैल्यू है हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, k अपॉन अंडर रूट k अपॉन म्यू। ये हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, है ना, ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट भी कर चुके हैं।
अगर आपको इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर ई न्यू इक्वल्स टू न्यू प्लस 1/2, एच कट को आप लिख दो h/2 और न्यू जो है उसको आप लिख दो, क्या लिख दो, न्यू को लिख दो आप 2 न्यू, इसको लिख दो आप 2 न्यू, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया न्यू प्लस 1/2, ये हो जाएगा एच न्यू और न्यू बराबर होता है c/λ, न्यू बराबर होता है c/λ, तो ये हो जाएगा न्यू प्लस 1/2, ये हो जाएगा hc/λ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब hc/λ तो 1/λ, सिंस अभी जस्ट पढ़ा है हमने, सिंस 1/λ को हमने किसके बराबर लिखा था, ओमेगा ई, तो यहाँ से 1/λ को हम किसके बराबर लिख देंगे, ओमेगा ई, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा न्यू प्लस 1/2 hc और ये बन जाएगा ओमेगा ई। तो ये हमारे पास एक अलग फॉर्म आ गई इसी एनर्जी की जो वाइब्रेशनल की हमने निकाल रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन की जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम वैल्यू डालें न्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए, अगर एनर्जी की वैल्यू निकालें तो फॉर न्यू इक्वल्स टू 0, जब न्यू की वैल्यू आप 0 डालोगे तो ई वी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1/2 hc ओमेगा ई। जब न्यू की वैल्यू आप 1 डालोगे तो ये ई वी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3/2 hc ओमेगा ई। जब आप न्यू की वैल्यू 2 डालोगे तो ये ई वी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5/2 hc ओमेगा ई। और अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 3/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, hc ओमेगा ई। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो ये भी क्या आएगा, hc ओमेगा ई। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो वाइब्रेशनल लेवल है डायटोमिक मॉलिक्यूल में वो इक्वली